इस वीडियो में मैंने आर्यभट्ट गणित चैलेंज एक एग्जाम हुआ था, उसका सेकंड स्टेज जो था ना, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा है। सर लेवल 1 कब हुआ था आपको पता है? फर्स्ट स्टेज में तो बहुत सारे बच्चे अपीयर हुए थे, पेपर सबको मिला था। सेकंड स्टेज का पेपर है ना, सिर्फ 3 बच्चों को मिला था, तो टॉप 3 स्टूडेंट थे ना, उनको मिला था। तो वो भी ऑनलाइन एग्जाम था, सीबीटी। तो मैंने वो पेपर मैनेज किया। और क्यों मैनेज किया? क्योंकि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस है और उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन प्रोवाइड करे हैं। सर ये कौन कौन सी क्लास का हुआ था? भैया ये 8th 9th 10th में से इन्होंने सीबीएसई वालों ने टेस्ट लिया था। लेवल 2 लेकिन सिर्फ 3 बच्चों को मिला था। अच्छे क्वेश्चन है। आप तो अच्छे क्वेश्चंस को एंजॉय करो, सॉल्यूशन देने का पर्पस वही है। अच्छे क्वेश्चन दिमाग को खोलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेता हूं, लेकिन बिफोर आई स्टार्ट ना, पहले एक हमेशा कहता हूं, खुद ट्राई करोगे, पहले 1-2 मिनट आप सेल्फ ट्राई करोगे, नहीं आता है फिर भैया आप सॉल्यूशन रेफर कर लो। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है भैया एक स्टूडेंट है, ठीक है, ही सेट, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है। मंडे को ना उसने 12 ग्लासेस का जूस बनाया। अगले वाले दिन ट्यूसडे को भैया 12 मोर 24 का बनाया। और भैया अगले दिन ट्यूसडे से भी 12 मोर, यानी कि 12। इसमें एक तरह से ये कुछ ऐसा कह रहा है कि पहले दिन अगर 12 ग्लास जूस बनाए, फिर 24 बनाए, फिर 36, इस तरह से बनाए। कहते हैं ये बताओ कि 300 कस्टमर है ना, वो किस दिन सर्व करेगा? भैया अगर एपी को जानते हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उससे भी कर सकते हो, लेकिन मैं मानता हूं भाई एपी से ना समझाऊं। एपी क्यों नहीं समझाऊं? क्योंकि अक्सर बच्चे छोटे वाले ट्राई करते हैं, उनको नहीं मिलता। तो सर और कोई तरीका है? बिल्कुल ठीक है, चलिए ये रहा आंसर आपका। आंसर देखिए, मैंने क्या करा, फर्स्ट डे जो है ना, फर्स्ट डे वो 12 बच्चों को उसने दिया, तो 12 जूस बनाए, तो 12 स्टूडेंट को पिला दिया। सेकेंड डे है ना, उसने 24 का बनाया, तो इन दोनों को जोड़ो, तो अभी तक जोड़ा तो 36 जो है ना, वो टोटल जूस पी के जा चुके हैं। फिर भैया अगले दिन 12 मोर बनाया, 24 में 12 मोर जोड़ा 36। फिर कितने लोगों को शाम तक जूस पिला दिया? 36 तो भैया ट्यूसडे को, तो 36 वेंसडे को, अभी तक 72 लोग पी के जा चुके हैं। फिर अगले दिन 12 मोर 48 हो गया, और 72 में 48 ऐड कर दिया, 128 जाके पी। यानी कि हमसे पूछा था 300 कब किस दिन कंप्लीट करेंगे। तो मैं इस ये पता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, आपको कभी स्टैट्स में टीचर पढ़ाएगा। इस तरह से भैया फिफ्थ डे उसने 60 जूस के ग्लास बनाए, और 120 को वो पिला चुका था, 60 को और पिला दिया, तो 180 हो गया। सिमिलरली उसने 7th डे 84 बनाए। फिर उसने देखा कि यार अभी ये वाला तो 6th डे था, 84 जोड़ा तो 336 है ना, हमसे तो 300 ही तो पूछा हुआ था। तो आंसर है कि 7th डे वो 300 वाला कस्टमर है ना, वो जूस पी के जा चुका है। हमसे यही पूछा था कि ऑन विच डे जो सर्विंग ऑफ जूस है ना, वो 300, तो 336, यानी कि इन दोनों को अगर मैं लूं तो 7th डे वाले दिन ये आंसर आया। बात बनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहता है भैया 3 डिस्टिंक्ट को ध्यान देना, अलग अलग होता है इसका मीनिंग। कहता है 3 इंटीजर हैं और पॉजिटिव भी है। कहता है भैया उनका एबीसी जो है ना, वो हमें दे रखा है 16। कहता है कि अगर ये है तो बताइए ए की पावर बी, बी की पावर सी, इनकी वैल्यू। पहले तो तीनों हिट एंड ट्रायल से नंबर निकालते हैं, और आप मानते हो कि हिट एंड ट्रायल से जो नंबर निकल के आते हैं ना, वो 3 ये निकलते हैं, आते हैं कौन सा, ABC1 है। तो आपको लिख देता हूं सीधा कि भैया ए जो है वो मेरा 1 होगा, 2 होगा, 8 होगा, क्योंकि इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 16 आता है। फिर ए की पावर बी है तो 1 की पावर 2 लिखा, बी की पावर सी है 2 की पावर 8 रखा, सी की। अगर ये तीनों मैंने हिट एंड ट्रायल से निकाल लिए, आंसर निकाला 265 आंसर आया। अगर आपका भी आंसर 265 है, बिल्कुल ठीक है, बात बनी। चलिए ये तो इजी था। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। वेल अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भाई, एक स्टूडेंट इन ए क्लास 3 स्टूडेंट वर आस्क्ड अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अच्छा रिवर्सिंग करके कर रहा है। इसका शॉर्टकट बताता हूं आपको। कहता है कि ये बताओ भाई, रिवर्स करने के बाद भी जो नंबर का प्रोडक्ट सेम आता है ना,
इनमें से हिट एंड ट्रायल वाला मेथड है ना, वो दी बेस्ट है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। और भी शॉर्टकट बताता हूं। और शॉर्टकट क्या है, आप ये देखिए कि इसके करोगे ना तो 41 और ये 22 रहेगा। इनको तो करो 4 2 जा 8 और 2 1 जा 1, तो लास्ट डिजिट ही सेम नहीं आ रहा, हो ही नहीं सकता। सिमिलरली इसके डिजिट रिवर्स करके देखोगे तो इसके डिजिट रिवर्स करोगे तो क्या आएगा बताओ, इसका डिजिट रिवर्स करोगे तो 42 है ना तो 24 आ गया, इसका 82 आ गया, यही होता है ना। इसका 4 2 जा 16 6 आएगा ना लास्ट में, यहां पे देखना 4 2 जा 8 8 आ रहा है लास्ट में, इक्वल तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं होगा। इसमें अगर आप देखो तो ये वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि इसके रिवर्स करके देखोगे ना 31 और 26 ये दोनों का सेम आ रहा है। करके देख लो आप, चलो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो क्वेश्चन 31 और 62 का 806 आ रहा है, 31 के डिजिट रिवर्स करे 13 के 31 हो गया, 62 के 20, इसका भी 86। तो अगर आपका आंसर बी है, बिल्कुल करेक्ट है भैया। वैसे तो आपको पकड़ में आ गया, ज्यादा मुश्किल नहीं था। क्वेश्चन 4 करता हूं। कहता है हाउ मेनी, ये कह एक सिंपल सी बात बताऊं, ये कह रहा है कि भैया ये बताओ कितने क्यूब्स है जो विजिबल है। यानी कि ये एक सिंगल क्यूब माना जाएगा, वो अलग बात है कि इसके फेस तीनों विजिबल है। बात समझ में आई, तीनों फेस विजिबल है लेकिन ये सिंगल क्यूब माना जाएगा। तो हमसे पूछा है हाउ मेनी क्यूब्स आर विजिबल। टोटल क्यूब है ना, अगर आप देखोगे तो 6 लेंथ है, 6 ब्रेड्थ है, 6 हाइट है, तो टोटल तो अगर आप देखो जाओगे तो 6 का क्यूब हो जाएगा। लेकिन अंदर ये अंदर वाले अगर माइनस कर दें तो सर आप अंदर वाले क्या कह रहे हो भैया, इसको मैं हटा देता हूं। ये देखो जिसके ऊपर मैं अगर आपको दिख रहा है तो ये अंडरलाइन कर रहा हूं या आउटलाइन कर रहा हूं, ये 4x4 है, ये भी 4x4 है। तो मैं 4x4 को क्यूब को माइनस कर दूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा। सर आप क्या कहना चाह रहे हो, देखो मैं बताता हूं। मैंने इस पूरे टोटल क्यूब में से 4 क्यूब माइनस कर दिए तो 152 आया। और दूसरे तरीके से बताता हूं भाई, इस लेयर में ना, इस लेयर में अगर आप देखो 36 विजिबल है, ठीक है, और लास्ट वाली लेयर है उसमें भी 36 विजिबल है। भाई 36 कैसे ही आप काउंट कर लीजिए। लेकिन यहां पे ये जो लेयर है ना 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, ये 4x4 में कुछ विजिबल नहीं है। फिर यहां पे आ जाइए, अगर आप नोट करोगे तो ये अगर आप देखोगे ना 1 2 3 4, इस 4 में अगर आप काउंट करोगे तो 24, ठीक है, फिर 24, यानी कि आप इस तरह से भी कर सकते हो। ये अगर आप करोगे तो मैं कहता हूं इससे ज्यादा बढ़िया ये नहीं है। इनर मोस्ट वाली जो क्यूब है ना, इनर मोस्ट क्यूब, वो मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं टोटल में से, तो मेरा आंसर मिल जाएगा और 152 आएगा। बात बनी कुछ। चलिए अगर इसमें इस तरह से करोगे तो एक नंबर और आएगा और उसका भी सम जो है वो 152 आएगा। अगर आपका सम 152 है, दैट्स राइट आंसर। क्वेश्चन 5 करते हैं। वेल अच्छा क्वेश्चन है लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लगा मुझे। कहता भाई 2 फार्मर है, ठीक है, आपने पढ़ लिया। फार्मर 2 हैं, मैंने भी फार्मर 2 ले लिए भैया। एक फार्मर ये ले लिया, नया ले लिया, एक पुराना ले लिया, ठीक है जी। कहता है कि भाई एक फार्मर है ना, वो पुराने हिसाब से खेती कर रहा है और उसकी एवरेज आ रही है 21 टन्स पर हेक्टेयर, ये एवरेज है, रेट है, ठीक है। और नए वाले का रेट नहीं दे रखा, बट ये दे रखा है कि नए वाला फार्मर की 12 हेक्टेयर है ना, लेस लैंड है। हमसे पूछा है कि ये बताओ दो फर्स्ट फार्मर है ना पुराने वाला, उसका जो प्रोडक्शन है ना वो कितना है। चलिए समझाता हूं मैं आपको। भाई पहले तो एक काम करते हैं, अगर आपको पकड़ में आ गया है तो थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने भैया पुराने वाले फार्मर की लैंड एक्स मान ली। देखिए जो जो फार्मर है ना सेकंड वाला, उसकी जो लैंड है ना वो 12 हेक्टेयर कम है। भाई इसकी अगर एक्स थी ना, इसकी 12 मैंने एक्स माइनस 12 होगी। पुराने वाले का प्रोडक्शन है 21 टन्स पर हेक्टेयर, इसका नहीं दे रखा रेट, बस ये दे रखा है कि भैया जो 300 टन्स है ना मोर करता है फर्स्ट वन वाले से, यानी कि ये जो है ना इसमें अगर मैं 300 ऐड कर दूंगा, माइनस कर दूंगा तो इसके बराबर आ जाएगा। और इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रखी।
अब मैंने 21x को ना डिवाइड करा है, तो इसको डिवाइड करा तो ये तो डिवाइड हो ही नहीं रहा, इसको डिवाइड किया तो ये भी नहीं हो रहा, इसको, ये अकेला नंबर है जो 21 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 3150 को अगर मैं 21 से डिवाइड करता हूं तो 21 से डिवाइड हो रहा है। 21 से कैसे डिवाइड हो रहा है मैं आपको बताता हूं, 150 आ जाता है। तो मैंने इसको हिट एंड ट्रायल से ये आंसर निकाला। सर आपने कैसे निकाला? देखिए मैंने क्यों कैसे निकाला, इसका रीजन बताता हूं। इन चारों में से हमसे पूछा ना कि भाई टोटल यील्ड ऑफ द व्हीट ग्रेन बाय द फर्स्ट फार्मर, तो फर्स्ट फार्मर का टोटल प्रोडक्शन 21x है। अगर टोटल लैंड x है और भैया रेट 21 टन्स पर हेक्टेयर है तो 21x है, तो मैंने इनको 21 से डिवाइड करके देखा तो सिर्फ यही डिविजिबल था, तो आंसर मेरा बी हो जाएगा। बात बनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। कारपेकर भैया एक मैथमेटिशियन हो, इंडियन, बड़े अच्छे मैथमेटिशियन हुए हैं, और उनका एक कांस्टेंट भी था फिलहाल देखिए बड़ा तरीका, कहता है भाई 45 है ना, उसको उसका स्केयर करे तो ये आता है, और 20 और 25 का सम भी ये आता है। कहते हैं इसी तरह से इनमें, ये तो हिट एंड ट्रायल से कर लीजिए, और साफ साफ दिख रहा है कि 55 है ना, अगर वैदिक मैथ्स आपको पता है तो 55 का स्क्वायर है ना वो भी 3025 होता है, और अगर आप ध्यान से देखें तो 30 प्लस में 25 करोगे तो भी 55 आता है। तो ये वाला तो आपको ट्रायल से 1-2 सेकंड 3 सेकंड में हो जाता है। बात बनी। क्वेश्चन 7 देखते हैं भैया। ये देखिए क्या क्वेश्चन है। कहता है भैया आपको ना ये अगर सिंबल मिल जाए, इस सिंबल का मतलब है फर्स्ट और थर्ड की सिंबल की साइज को चेंज, जो सिंबल है ना उनकी चेंज करनी है साइज। ये बिग था ना तो बिग से ये स्मॉल बन जाएगा, और ये स्मॉल था ना तो ये बिग बन जाएगा, राइट, और बीच वाला चेंज नहीं होता। तो हमसे कह रहा है कि भैया पहले ही तो ये बताओ कि ये जो चीज है ये सिंबल लगा। अच्छा फिर कहते हैं ये सिंबल क्या करता है, ये सिंबल देखो फर्स्ट और सेकंड सिंबल का चेंज करके, कहते सिंबल चेंज प्लेसेस, पहले नंबर पे स्टार था ना, इसने सेकंड पे कर दिया, सेकंड वाले को फर्स्ट पे कर दिया, तो ये वाला ऑपरेशन है ना, ये वाला वो इनकी पोजीशन चेंज करता है। दो ऑपरेशन साथ में लगा दिए। कहता है बताइए क्या हो। तो पहला ऑपरेशन जो है ना, पहले काम करते हैं, ये ऑपरेशन लगा देते हैं, पहले ये लगाएंगे तो ये ऑपरेशन करेगा, तो ये वाला जो सिंबल है ना, ये वाला भैया आ जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन होना चाहिए इसके हिसाब से। सर कैसे, आपने कैसे निकाला? एकदम इस सिंबल के हिसाब से ये जो है, ये इसका सब बड़ा का छोटा करेंगे तो ये छोटा बन जाएगा, यानी कि छोटी ट्रायंगल बन गई, ठीक है जी। और ये वाला बड़ा बन जाएगा, ये लो जो बड़ा बन गया। फिर ये बीच वाले का जो है उसका कोई इशू ही नहीं है, राइट। फिर ये वाला सिंबल इनको रिप्लेस कर देगा, ये इसको यहाँ लेगा, ये यहाँ पे ले आएगा, तो डी ऑप्शन जो है वो किस में आ रहा है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ लगा मुझे, ये x दे रखा है और ये a दे रखा है, ये मुझे लगता है मिस प्रिंट होगा। करेक्ट क्या होना चाहिए, ये वाला भी है ना वो 2a प्लस में 12 होना चाहिए। कहता है a इज ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट कि दिस इज परफेक्टली डिविजिबल बाय a, यानी कि ये a से डिवाइड हो रहा है। तो कहता है व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a, ये पूछ रहा है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 2a अपॉन a और भैया 12 बाई a, तो 2 अपॉन a तो 2 हो जाएगा, और 12 बाई a है ना, तो a कौन कौन सी a की वैल्यू 12 को डिवाइड करती है। तो देखिए a की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 छोड़ दो 6 होगी और 12 होगी। तो a की 3 और 3 6 वैल्यूज है ना, वो a की आपको यहां सेटिस्फाई कर रही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा C, करेक्ट। बस आपको एक करेक्शन करना है, ये x के साथ में कोई क्वेश्चन का मीनिंग नहीं रह जाता। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। वेल कहता भाई गिवन मैजिक स्क्वायर का बताइए क्या है। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं 12 इंटू 9 इंटू 2, राइट, और 1 इंटू 6 इंटू 36, ये 216 आ रहा है सभी का। अगर सभी का 216 आ रहा है 18 इंटू 4 इंटू 3, तो ये भैया मल्टीप्लिकेशन वाला होगा। अगर मैजिक मल्टीप्लिकेशन आपका आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं। वेल 10th क्वेश्चन में आपने पढ़ा होगा कि भास्कराचार्य के बारे में, बड़े अच्छे मैथमेटिशियन हुए हैं इंडिया में।
और उन्होंने ये डायग्राम से पता लग गया था। बताओ डायग्राम देखे, डायग्राम में आपको नहीं लगता ये पाइथागोरस थ्योरम बन रही है, राइट? तो इसमें तो आपको बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे पाइथागोरस थ्योरम वाले को टिक कर देना था, और इसलिए करना था ये राइट एंगल ट्रायंगल। कैसे ये प्रूफ काम करता है वो मैं बिल्कुल किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे। चलिए 11th क्वेश्चन करते हैं, ये कंपेरेटिवली थोड़ा सा इजी है। कहता है भाई पोल वाज डम्प्ड इनटू द सैंड 1/8 टाइम्स ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है 1/18 टाइम्स ऑफ इट्स टोटल हाइट। यानी कि हमसे कह रहा है कि जमीन के अंदर जो गाड़ा है ना वो टोटल हाइट का 2 बार इसने क्या लिया है, 1/8, ये 1/8, 1/18, 1/18 ऑफ टोटल, ये टोटल ये जमीन के अंदर है। और कहते हैं इफ 1 यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ पोल वाज इनविजिबल, देखो विजिबल नहीं बोला, इनविजिबल है। इनविजिबल का मतलब है कि जो डंप हाइट है ना वो भैया 1 के बराबर है, ये टोटल 1 के बराबर है। तो ये तो सिंपल है, इसको हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 ये 1 के बराबर है, और इस 144 को वहां ले जाएंगे तो टोटल जो है वो 140। अगर आपका आंसर भी सी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं, 12th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या है आपको समझाता हूं। अगर आप ध्यान दें तो इसने क्या करा है, जो इन दोनों शेप की कॉमन हाइट है उसको डिलीट करके ये बनाया है। सर कैसे? आप कॉमन बताता हूं कैसे। अगर आप ध्यान दें ये वाली और ये वाली कॉमन है ना, इन दोनों को कट कर दो। अगर मैं इनको कट करूंगा तो सिर्फ ये डंडी बचेगी, देखो डंडी आ गई, बात बनी। वापिस समझाता हूं, अगर आपको नहीं पकड़ में आया तो कोई बात नहीं। देखिए वापिस आपको इसलिए कह रहा हूं, इन दोनों शेप को देखो, इसमें से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है अगर आप नोट करो कॉमन है। इस कॉमन को अगर मैं कट कर दूं तो हमारा ये और ये यानी कि यही बनता है, बिल्कुल बनता है, ये भी ठीक है। तो आपने ध्यान दिया कि भैया ये दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं, राइट? इसमें आ जाओ आप, अगर आप नोट करें तो इस वाले में ये वाली डंडी और ये वाली डंडी कॉमन है। अगर ये कॉमन है तो ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, बिल्कुल ठीक है। अगर ये V कॉमन है तो जो बचा ना, ये V कॉमन है तो इस कॉमन वाले हाइट को हटा दो, यानी कि ये भी हट जाएगी, राइट? ये भी हट गया और ये भी हट गया। तो जो शेप बन रही है ना वो ये बन रही है कि भाई यहां से ये और यहां से ये, तो ये जो मेरा ऑप्शन बनेगा ना वो बन जाएगा यहां पे B। अब देखिए B कैसे बना, आप मानते हो ये वाली डंडी है वो यहां आ जाएगी, तो ये B ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है, हमारा बात बनी। अगर आपका भी आंसर B है तो करेक्ट है। चलिए 13th क्वेश्चन देखते हैं। वेल आपने अगर न्यूज़पेपर पढ़े होंगे तो पद्मश्री प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल एमिनेंट रिसेंटली तो भैया कोविड ही फैला था, तो कई बार आप अटक भी जाओ ना तो कोविड से रिलेटेड इन्होंने कुछ पक्का करा होगा, इसलिए रिसेंटली वर्ड आ गया। तो मैथमेटिकल मॉडल कोविड ये वाला अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल करेक्ट होगा, बात बनी। 14th क्वेश्चन ले लेते हैं। वेल अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है। स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है भैया, वैसे तो ये चारों के चारों स्क्वायर नंबर हैं, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इनके। मैं तो स्मॉलेस्ट इससे ट्राई करके देखें भाई। 900 को 2 भी डिवाइड करता है, लास्ट में 0 है। 3 भी डिवाइड करता है, डिजिट का सम है। 4 भी डिवाइड करता है, लास्ट के 2 0 है। 9 तो डिवाइड कर ही रहा है। 6 और 18, 6 भी कर रहा है, जो 2 और 3 से करता है तो 6 से भी करेगा। 18 5 से 90, 18 भी कर रहा है। 30 आपने हिट एंड ट्रायल से भी कर लोगे ना तो भी तो आंसर आपका आ जाता है, इसमें तो कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं चाहिए होता। 15th क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि भैया ये कहानी बना के कहता है कि आगे आगे ओके ना द फास्टेस्ट अज्यूम वन ऑफ द सुपर कंप्यूटर टेक एन इनपुट नंबर n, एक नंबर उसने n ले लिया, ठीक है। एंड x वेयर x इज ए फैक्टर ऑफ n, x है वो भैया n का फैक्टर है, ठीक है जी। इन ए पर्टिकुलर केस n इज इक्वल टू, n की वैल्यू दे रखी है, अच्छा जी, और x की वैल्यू दे रखी है, तो मतलब 11 से डिवाइड करना है। अगर आप नोट करें, मैं 11 का डिविजिबिलिटी आपको थोड़ा सा समझाऊं तो ये था कि जो अल्टरनेट नंबर है ना इवन और ऑड प्लेसेस पे, उनको अलग से ऐड कर लो और उनका डिफरेंस है ना
अगर वो डिफरेंस 0 आए, 11 आए, 22 आए तो बात बन जाएगा। तो मैंने इनको ऐड करा, 8 प्लस पी प्लस, जब ऐड करा ना तो आपको एक चीज दिखने को मिलेगी। देखिए ऐड करा आपने तो भैया 8p91, 8p91 करा, 19 प्लस पी आया, यहाँ पे 22 प्लस पी आया, इनका डिफरेंस निकाला तो p-3। अब ये या तो जीरो हो, p-3 का मतलब है कि अगर ये p माइनस में q-3 जीरो है तो p और q, p-q 3 तो होना ही चाहिए, तो डिफरेंस 3 होना चाहिए। लेकिन सब में डिफरेंस 3 है, किसी में भी ऐसा नहीं है। एक और दे रखा है, P लाइज बिटवीन 0 एंड Q। P जो है ना वो 0 और Q के बीच में है, तो बीच में है तो अगर मैंने ये P ले लिया और ये Q ले लिया तो Q से छोटा है P, लेकिन किसी भी केस में ये छोटा तो नहीं है, यानी कि ये कंडीशन तो फुलफिल ही नहीं। मान लो मैं पी क्यू ना लेके इसको क्यू पी ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए, भाई इसको क्यू को पहले, तो क्यू माइनस पी को करके देखोगे तो भैया 3 तो नहीं आ रहा, यानी कि माइनस का आ रहा है। भैया इसको करोगे तो 0 -3 आ रहा है, ये 1 -4 -3 आ रहा है। तो दोनों केस में या पी क्यू ले ऑर्डर तो भी बात नहीं बन रही और क्यू पी ऑर्डर ले तो भी बात नहीं बन रही। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है भैया एक क्वेश्चन बनाने वाले ने गड़बड़ करा है, और ये जो है ये आंसर इसका ऑल ऑप्शंस आर रोंग आ जाएगा। क्यों आ जाएगा रोंग? क्योंकि सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा। बात बनी। चलिए होप सो आपको पकड़ में आया होगा। 16th क्वेश्चन देख लेते, ये इजी है भैया, ये तो कॉमन सेंस का है। इस नंबर को x ले लो, हमसे पूछा x निकालो, अगर ये 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 यहां भेज दो, इसको 2 से डिवाइड करोगे, पहला ही बताओ 2 से डिवाइड करोगे तो 45 तो आएगा ना, तो जो इनिशियली जिसका 45 से शुरू है ना वही आंसर होगा। तो इस केस में कोई दिक्कत नहीं होती बच्चों को। 17th क्वेश्चन देखते हैं, ये बड़ा थोड़ा सा ट्रिकी है, पहली बार मुझे लगा यार दोनों बात एक ही कह रहे हैं। एक कंपनी ने कहा कि वंस इट इज लोडेड इट वुड 60 शॉट्स एट द रेट ऑफ 1 शॉट ए मिनट, 1 शॉट 1 मिनट में करेगा भैया। और आर्मी वालों ने जब चेक करा तो उन्होंने पाया कि ऑन चेकिंग के इट फायर्ड 60 शॉट इन आवर। यार कई बच्चे कहते बात तो एक ही है, लेकिन फिर भी ये फुलफिल प्रॉमिस नहीं कर रहा। चलो चेक करते हैं क्या है भाई, कंपनी क्या कह रही है। देखो कंपनी की स्टेटमेंट, ये तो इंग्लिश वाली बात होगी, मैथ्स का काम है। कंपनी कह रही है कि वंस इट इज लोडेड, लोड कर दिया तो इट वुड फायर एग्जैक्टली 60 शॉट्स एट द रेट ऑफ 1 शॉट ऑफ ए मिनट, यानी कि मैंने जैसे ही टाइम ऑन करा ना, ऑन करते ही 1 शॉट, फिर 1 मिनट होने पे भी होना चाहिए, ये 1 मिनट यहां पे कंप्लीट होगा। 0 मिनट पे ले रहा हूं, टाइम कब होता है जब स्टार्ट बोलते हैं, पहला शॉट यहां गया, दूसरा शॉट यहां गया, फिर दूसरी मिनट के एंड होने पे तीसरा शॉट होना चाहिए। इस तरह से आप देखोगे कि 60 जो शॉट्स है ना वो एक्चुअल में ज्यादा टाइम ले रहे हैं, क्योंकि मैंने 0 से शुरू करा है। आप बोलो सर क्या कहना चाह रहे हो, एक्चुअल में इसका ए आंसर होगा इट टेकिंग मोर देन ए मिनट ऑफ ए, ये इंग्लिश का ही खेलता ज्यादा। 0 पे पहली गोली चली ऐसे समझ लो, फिर 1 मिनट के बाद चली, तो इस तरह से काउंट करते हैं। तो ये 60 शॉट्स तो करता है बट टाइम पीरियड ज्यादा ले रहा है। होप सो थोड़ा बहुत पकड़ में आया होगा। ये लीजिए भैया अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन में सिमेट्री अगर ध्यान दो तो सिमेट्री बन रही है। देखो किसी बच्चे को अगर छोटी क्लास का याद है तो सिमेट्रिकल ऐसे तो बनाते थे, यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री बना दोगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, यहाँ पे अगर बना दोगे तो भैया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। इस केस में भी कई बच्चे कहते हैं इसमें साइड व्यू दे रखा है तो सिमेट्री ही, ये वाला पोर्शन जो है ये इसके साथ मैच कर रहा है, तो ये सिमेट्री ही है, ये डायग्राम चेंज है। तो जो सिमेट्रिकल शेप वाला एग्जाम्पल है ना वो बिल्कुल ठीक होगा। बात बनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 19th वाला। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है भैया। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इलेक्टेड, ठीक है, फर्स्ट फीमेल। आगे कुछ पंचायत हैं भैया, ठीक है, मान लीजिए राजस्थान में ही बहुत सारी पंचायत है, बहुत सारी पंचायत है। कहते हैं इन द इलेक्शन सम पंचायत लिस्ट ऑफ कैंडिडेट वर कंपाइल्ड, इट वाइज फाइंड द कि
3, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज मुझे कंफ्यूजिंग लगी, बात समझ में आई? तो हम मान लेते हैं कि पूरे के पूरे पंचायत में ना हम दो मान लेते हैं कि जितने भी गांव थे ना, ए है वो स्ट्रिक्टली मेल पंचायत है। भाई मान लीजिए राजस्थान में ना 300 पंचायत है जिसमें सिर्फ मेल है, एक भी फीमेल नहीं है, और 800 मान लेते, एग्जाम्पल है 800 मान लेते हैं फीमेल है, इस तरह से मान लिया, राइट, मेल फीमेल, ए और बी ले लिया, हमें तो पता ही नहीं। फिर ये कहता है कि यार वहां पे जब लिस्ट आई ना, इनमें नाम लिखे गए कैंडिडेट्स के जिन्होंने, तो 378 जो फीमेल कैंडिडेट के थे, 675 मेल्स कैंडिडेट के थे। इफ ऑल पंचायत हैव सेम नंबर ऑफ मेंबर, भाई जैसे एक गांव में 10 मेंबर है, हर पंचायत में 10-10 होंगे, सेम नंबर है तो एक्स मान लेते हैं ना। बात सुनो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने मान लिया कि भाई एक पंचायत में एक्स मेंबर हैं और इसमें भी एक्स मेंबर होंगे, तो मेल वाली कितनी हो जाएगी, एक्स इंटू ए, इसको मल्टीप्लाई कर दो, फीमेल वाली एक्स इंटू बी, इसको मल्टीप्लाई कर दो, और ये दोनों को ऐड करोगे तो बराबर तो होगा 378 प्लस 675। सर ये कर क्या रहे हो आप? मैं ये पता करना चाह रहा हूं कि 378 और 675 का HCF कितना है, इक्वल इक्वल है ना। जब मैंने H यहाँ पे X HCF है ना, ये HCF जब मैंने निकाला तो मेरा 27 आया। ये 27 नंबर दोनों को डिवाइड करता है, 27 मैंने डिवाइड किया, 27 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे x और x b में x कॉमन लिया तो a और b आया, तो x तो 27 हो गया, यानी कि जो इक्वल है a और b बीच में जो है वो दोनों का सम 39 हो गया। ये भैया 39 आंसर होगा, बात बनी। चलिए 20th क्वेश्चन देखते हैं। वेल ये भी छोटी क्लास का क्वेश्चन है, इसको मैं मान लेता हूं x, तो ये कह रहा है 400% ऑफ t इज, 400 का मतलब है 400 अप परसेंट का मतलब दिस ऑफ t इज इक्वल टू x% का मतलब है x अपॉन 100 ऑफ 400t। अब देखिए अगर आप खुद भी ये कहोगे इस 100 से 100 कैंसिल हुआ, 400t से 400t कैंसिल हुआ, x की वैल्यू 1 आ गई, अगर आपका आंसर भी 1 है देन इट इज परफेक्टली ऑल राइट, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 21st क्वेश्चन करते हैं, बड़ा मजेदार क्वेश्चन, इजी है एक्चुअल में। कहता है भैया 3 एंगल्स में से ना 2 एंगल दे रखे हैं बराबर और थर्ड है वो डिफरेंट है। आपको पता है अगर भैया ये दोनों एंगल बराबर है ना थोड़ी देर के लिए, तो इनके सामने वाली साइड भी बराबर होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी है। और ये दे भी रखा तो आंसर पूछा था, तो आंसर हो गया ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। आई थिंक इजी है। 22nd देखते हैं, सबसे बढ़िया लगा यार मुझे मजेदार क्वेश्चन। कहता भाई ए बी दे रखा है बी की टर्म्स में, बी दे रखा है सी की टर्म्स में, सी दे रखा है डी की टर्म्स में, हमें एक्सप्रेस करना है डी कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ए। तो मेरे को मानना है ये तो और भी इजी, हम क्या करने वाले हैं पता है, ये जो बी है ना इसकी वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, सी में आ जाएगा, फिर सी की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं और 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। सर कैसे? भैया ये तो मुझे दे रखा है, ठीक है, इस वाले में मैं ये जो b है ना इस b को यहाँ पे पुट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं पुट करूंगा तो ये बन जाएगा, देखिए b की जगह पे मैंने रखा है 2c प्लस में हाफ, यही तो था 2c प्लस में हाफ, ये हाफ और हाफ है वो 1 बन गया, तो ये 2c प्लस 1 हो गया। अब ये 2c प्लस 1 बनाना, अगला काम क्या करने वाला हूं, ये जो c की वैल्यू है ना वो मैं इसमें डाल देता हूं। जब मैं c की वैल्यू इसमें डालूंगा तो मेरा आंसर ही आ जाएगा। देखिए कैसे आंसर आया, भाई c की जगह पे मैंने लिखा 3d प्लस में हाफ, 2 अंदर मल्टीप्लाई किया 6d हो गया, 2 हाफ से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि 2 को ट्रांसपोज करके a माइनस 2। अगर आपका आंसर d इक्वल टू a माइनस 2/6, आई थिंक ये आपका आंसर है, d तो पूछा था, लीजिए दिस इज द आंसर। इजी क्वेश्चन माना मैंने इसको। क्वेश्चन 23rd देखते हैं। भैया ये बढ़िया क्वेश्चन है, काफी बार बच्चे इसको पूछते कि इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट का मतलब है अच्छा इंटरेस्टिंग है। इस फिगर में ना एक चीज दे रखी है, 3 इक्वल पार्ट्स दे रखे हैं। 3 इक्वल पार्ट्स का मतलब है कि भाई ये यहां तक x है, ये ट्रायंगल का बेस x है और ये भी x है, ठीक है।
और इफ ए पॉइंट इज चूजन एट रैंडम इनसाइड द स्क्वायर, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल शेडिड रीजन। हमसे कह रहा है कि कोई पॉइंट मैं लगाऊं किसमें, डॉट में या अंदर, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डॉट जो है, वो पॉइंट है, वो ब्लैक रीजन पे आए, यानी कि ये 3-4 ब्लैक रीजन है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो आपको बताऊं करना क्या है, इन चारों की एरिया निकाल के और टोटल स्क्वायर के एरिया से डिवाइड करोगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। यानी कि 4 ट्रायंगल का एरिया डिवाइडेड बाय स्क्वायर एरिया करोगे ना, तो ऐसे ही तो निकालते थे प्रोबेबिलिटी। सर हम क्या करने वाले हैं, हम एक्चुअल में 4 ट्रायंगल का एरिया निकालने वाले हैं और उस 4 ट्रायंगल का एरिया को स्क्वायर के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी निकलाएगी। भाई टोटल ये होता है ना आउटकम्स और फेवरेबल आउटकम। मुद्दा है कि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालें। देखिए अगर आप ध्यान दो, ये अंदर स्क्वायर बन रहा है। सर कैसे पता आपने स्क्वायर, ये सिमेट्री के हिसाब से हमने मारा, ये स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री होगा, और अगर ये 90 है तो भैया सारे ही 90 होते हैं उसमें, तो ये सारे 90 है, सारे 90 है, तो अंदर वाला जो ये ट्रायंगल लेकर मैं अगर पकड़ लूं तो इसका ये भी तो 90 होगा, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। इस राइट एंगल ट्रायंगल की अगर एक साइड में ए मान लूं तो ये भी ए होगी आइसोसेलेस। सर आइसोसेलेस क्यों ले रहे हो आप इसको, भैया बिकॉज ऑफ सिमेट्री। अब ये आइसोसेलेस ले ली मैंने, तो अब मैं क्या करने वाला हूं, इसका एरिया निकालूंगा। तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए अगर आप एग्री करोगे, ये ए है, ये ए है, ये एक्स है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ना मैं निकाल सकता हूं। पाइथागोरस थ्योरम से कैसे निकाल सकता हूं भैया, हाइपोटेन्यूज यानी कि एक्स है, ये यहां तक एक्स है ना, इसका स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मैं ए स्क्वायर यानी कि एरिया निकालने वाला हूं, इस चारों ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा, तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। आप एग्री कर रहे हो, हाफ बेस इंटू हाइट है। अगर ये हाफ बेस इंटू हाइट आपको समझ में आया, तो यहां पे बेस है मेरा ए, हाइट है मेरा ए, तो इनको करा तो ए स्क्वायर बाई 2 है ना, ये एक ट्रायंगल का एरिया है। अब तो एक लाइन में आंसर आ गया, ट्रायंगल का एरिया था वही तो था कंफ्यूजिंग करना। अगले वाला तो बड़ा आसान है, कैसे आसान है देखो आपको समझाता हूं। अगले वाले में मैंने ट्रायंगल का एरिया को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल कर दिया, और ये एक ट्रायंगल का ए स्क्वायर बाई 2 है तो 2a स्क्वायर आ गया, कट जाएगा ना यहां से, ठीक है जी। इसका अगर साइड आप देखो, एक स्क्वायर की साइड 3x है, तो 3x इंटू 3x 9x स्क्वायर हो गया। अब भैया इस वाले में ये जो है ना आपका, इसमें मैं एक्स स्क्वायर की जगह पे 2a स्क्वायर रख दूं, एक्स स्क्वायर की जगह पे 2a स्क्वायर रखा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हुआ, 1/9 अगर आपका आंसर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। कहता है एरिया ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर ऑफ एरिया 4। डायग्राम बनाना बड़ा आसान रहता है, डायग्राम बना लेते थोड़ा सा इजी रह जाएगा हमारे लिए। हमसे कह रहा है कि भैया एक सर्कल है, इसकी जो रेडियस है ना वो बराबर है डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर ऑफ एरिया। इस स्क्वायर का एरिया दे रखा है 4, भैया मैंने एक स्क्वायर की साइड को ए माना है, तो ए स्क्वायर 4 दे रहा है तो a2 आ गया। आपको पता है इसका डायगोनल है ना वो √2a होता है, तो ये √2a अगर हो गया तो भैया r इज इक्वल टू √2a, और a की वैल्यू तो मैंने 2 निकाली, तो 2√2 आ गया। इसका क्या निकाला, रेडियस। हमसे पूछा है एरिया ऑफ ए सर्कल निकालिए। सर्कल का एरिया तो सबको पता भैया पाई r स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू मत पुट करो, ये 2√2 जो है वो 2 बार अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 8 पाई अगर आंसर आपका आता है, बिल्कुल ठीक है। क्लियर हुई बात, 8 पाई इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए 8 आता है। 25th क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे बढ़िया इंटरेस्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरा फेवरेट और भैया दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन 25th है जो काबिले तारीफ है। क्वेश्चन बताता हूं बढ़िया सा, कहता है शेडिड एरिया निकालो, इन दोनों का एरिया निकालो भैया, ये एरिया, ठीक है। बड़ा कंफ्यूज, मतलब बच्चों बड़े कंफ्यूज होते हैं इसमें, और मेरे को भी टाइम लगा था, बट देखिए बड़ा आसान लगा मुझे अब करने के बाद। तो मैंने क्या करा है, छोटी सी हिंट देता हूं आपको, थोड़ा सा पकड़ में आ जाएगा आपके। मैंने x और y को ले लिया, ये मैंने यहां से यहां तक x लिया है, ये स्क्वायर है, ये दोनों स्क्वायर है, और ये भी x है, तो ये 2 स्क्वायर हो गया।
और इसको मैंने y लिया है, ये y लिया है मैंने, ये x लिया है। कुछ बात समझ में आई? अगर ये x और y लिया है तो एक चीज आप बताना, आप एग्री करोगे, इनका स्क्वायर में लिख सकता हूं क्या? x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर यानी 16 लिख सकता हूं। सर कैसे करा आपने? पाइथागोरस से करा भैया। तो अगर ये मैंने करा, अब ये बताओ, ये मेरा x है, ये y है, तो ये लेंथ हो जाएगी x प्लस वाई। ठीक है जी। ये पूरा x है, ये y हटा दोगे, ये लेंथ हो जाएगी x माइनस वाई। और अगर ये लेंथ x माइनस वाई है तो ये भी x माइनस वाई होगी, क्योंकि तो स्क्वायर है ना, दे रखा है। और ये अगर x प्लस वाई है तो ये भी x प्लस वाई हो जाएगा। हमसे पूछा है इन दोनों का एरिया, तो कुल मिला के ये हमसे चाह क्या रहा है वो बताऊं? हमसे कह रहा है कि भैया ये निकालो, क्या? इन दोनों का एरिया का सम, यानी कि x प्लस वाई का स्क्वायर और x माइनस वाई का स्क्वायर। इसका मुझे आंसर मिल जाए तो बात बन जाए। यार ये तो बड़ा आसान है। कैसे आसान है? इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी आइडेंटिटी खोली, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस में 2xy, राइट। इसकी आइडेंटिटी खोली, प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2xy। आपको नहीं लग रहा ये कैंसिल हो रहा है? ये लीजिए जी, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर 2 टाइम आया, 2 टाइम ले लो जी, और वाई स्क्वायर भी 2 टाइम आया, और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू तो 16 है, तो 2 इंटू 16 करोगे तो आंसर 32 आया। 32 यानी कि बी अगर आपका आंसर है, बिल्कुल ठीक है। बात बनी। चलिए 26 क्वेश्चन देखते हैं। अरे भैया बड़ा इजी क्वेश्चन है। कहता है कि लास्ट डिजिट ऑफ एवरी इवन परफेक्ट नंबर, देखो परफेक्ट स्क्वायर अलग होता है और परफेक्ट नंबर अलग होता है। सर होते क्या परफेक्ट नंबर? लो थोड़ा सा बताता हूं भैया। परफेक्ट नंबर 6 क्लास में था, उसके बाद आया ही नहीं। परफेक्ट नंबर होता है जिसके फैक्टर का सम उस नंबर के बराबर हो, जैसे 6, जैसे 28। इनको ऐड करोगे तो 28 ही आ रहा है, इसको ऐड करो। ऐसे नंबर जिनके फैक्टर का सम नंबर के बराबर हो जाए, उस नंबर को परफेक्ट नंबर बोलते हैं। आई थिंक परफेक्ट स्क्वायर अलग होता है, परफेक्ट नंबर है। इस ऑब्जर्वेशन को मैंने देखा तो लास्ट डिजिट 6868 आ रहा है, तो ये कह रहा है कि बताओ लास्ट डिजिट क्या होगा, तो आंसर है 6 और 8, तो इसका बी आंसर होगा। बात बनी। चलिए आपको पकड़ में आ गया। 27 देखते हैं। वेल ये भी इजी, यहां कॉमन सेंस ज्यादा चाहिए, है ना। हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क चाहिए। कहता है भैया इनको यूज करो, सच ऑर्डर। कहता है कि डिविजल ऑल फ्रॉम 2 to 18। आपने ध्यान दिया, फ्रॉम आ गया ना, तो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी, 4 से भी, और कहता है टिल 18 नंबर तक डिविजिबल करें, ऐसा नंबर बताओ। 18 के बीच में तो भैया 4 से भी डिविजिबल होना, 4 का डिविजिबिलिटी पकड़ते हैं। देखो पहले तो सीधी सी बात है, 2 से डिविजिबल है तो ये ऑप्शन तो कट ही गया, ये तो होगा ही नहीं। अब ये तीनों पे ध्यान देते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी और 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है ना, पहले लूंगा, 4 का ही ले लेते हैं। लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हैं तो ये तो नहीं है भैया 4 से, ये भी लास्ट के 2 नहीं है, ये है। तो अगर आप देखो 4 से डिविजिबल सी ऑप्शन ही है, तो इस केस में जो आंसर है ना वो सी होगा। आपको ज्यादा डिटेल में ना जाके सिर्फ ट्रिक्स पे ध्यान देना है कि कैसे मैं कम टाइम में कर पाऊं। यहां पे टाइम के अगेंस्ट काम करना पड़ता है। बात बनी। अगला ले लेते हैं 28 क्वेश्चन। देखिए 28 क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। कहता है भैया इंपोर्टेंट, कहता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए कह रहा हूं, बहुत बच्चे को नहीं आता। कहता है प्रोडक्ट ऑफ 18 इंटीजर्स आर इक्वल। यार कभी भी इंटीजर्स का प्रोडक्ट 1 तो नहीं आएगा यार, आप करके देख लीजिए। 1 प्रोडक्ट कब आ सकता है? जब या तो वो सारे के सारे 1 और -1 हो। बात समझ में? 1 हो या -1 हो तो ही मल्टीप्लाई करने पर 1 आ सकता है। तो एक चीज तो बात है कि भाई 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो 1 होगा या -1 होगा, और तो ले नहीं सकते। अगर आप 1 इंटू 2 इंटू 3 करोगे तो जिंदगी में 1 तो आएगा ही नहीं ना प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट 1 तभी आ सकता है जब 1 या -1 हो, पहली चीज। अब कहते हैं लिस्ट पॉजिटिव सम होना चाहिए। यार पॉजिटिव सम की बात कर रहा है तो एक काम करते हैं,
मैं ना कॉम्बिनेशन पे काम करता हूं। कॉम्बिनेशन का मतलब है कि भैया आपको आइडिया लग जाएगा मैं क्या करने वाला हूं। अगर मान लीजिए मैं ले लेता हूं 9 नेगेटिव और 9 पॉजिटिव, तो 9 नेगेटिव लिया तो इनको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो भैया ओड नंबर है, आपको पता है ये -1 की पावर अगर ओड होती है तो -1 आएगा, -1 की पावर इवन होती है तो +1 आएगा। तो यहां से मुझे -1 मिला, यहां से 1 मिला, लेकिन -1 आ गया, वो हमारा तो 1 आना चाहिए। तो ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। तो कॉम्बिनेशन में नेगेटिव के पावर ऊपर 8 लेनी पड़ेगी, या इवन नंबर, मतलब सीधी सी बात है -1 की पावर इवन नंबर लेनी पड़ेगी, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। तो मैंने 8 लिया और ये 10। सर 10 क्यों लिया? क्योंकि 18 पूरा करना है ना। तो -1 की पावर 8 ली, यानी कि -1 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 1 आया, और 1 को 10 टाइम करोगे 1 आया, तो ये तो आ रहा है 1, पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। फिर कहता है इनका सम निकालो, सम निकालते हैं। -1 को 8 टाइम लिखोगे ना, कैसे? -1 -1 -1 ऐसे, तो माइनस का 8 आएगा। और अगर 1 को 10 टाइम लिखोगे ना पॉजिटिव, तो भैया ये 10 आएगा। तो इसका सम करने पर 2 आया, राइट। फिर एक और कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, मैंने इसको इवन नंबर ही चाहिए था ना, तो -6 और ये करके देखा तो सम तो ज्यादा आ गया। हमसे कह रहा है लीस्ट पॉजिटिव सम, तो भैया लिस्ट तो 2 ही आ रहा है, तो आंसर आपका 2 हो जाएगा। चलिए 29th क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी 6 स्टैंडर्ड का है, 6th में ही पढ़ाया था मैंने, याद आ गया। कहता है भैया आर और एस आर द नंबर, और वो 216 से डिविजिबल है, यानी कि आर स्क्र प्लस में एस स्क्र है ना, वो 2 and 6 से डिविजिबल है। तो ये बताओ कि आर प्लस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई वॉट। कहता है कि और कौन कौन से नंबर है ना वो इसको डिवाइड कर सकते हैं। वो सीधी सी बात है, देखो अगर किसी नंबर को मैं एक से बात कहूं कि भैया मैंने 36 एक नंबर लिया, 36 को अगर 12 डिवाइड करता है थोड़ी देर के लिए, तो 6 में हमने पढ़ाया था कि 36 को 12 के फैक्टर भी डिवाइड करेंगे, यानी कि 4 भी इसको डिवाइड कर सकता है और 3 भी डिवाइड कर सकता है। दोबारा बताऊं, अगर किसी नंबर को ये मान लीजिए वो एक नंबर डिवाइड करता है तो उसके फैक्टर भी डिवाइड करेंगे। तो सीधी सी बात है, 216 के फैक्टर है ना वो भी इसको डिवाइड करेंगे। 216 का फैक्टर 16 है क्या? बिल्कुल नहीं है भैया, 16 तो है ही नहीं इसका फैक्टर। 30 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, करके देख लीजिए, 30 का इसको डिवाइड कर ही नहीं रहा। 23 भी नहीं कर रहा। एक्चुअल में 216 है ना वो 27 से डिवाइड करते हैं तो 8 आ रहा है। तो आपने देखा कि 27 इज फैक्टर ऑफ 216, सो देर फोर इसको 27 है ना वो डिवाइड करेगा, और हमारा आंसर आ गया डी, डी फॉर दिल्ली, राइट। अब ले लेते हैं 30th क्वेश्चन। देखिए भैया 30th क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार आता है ऐसे क्वेश्चन, और पढ़ाते नहीं है, सिर्फ 8 तक पढ़ा के इसको छोड़ते हैं। कहता भाई 2 ट्रेन है, ठीक है जी, अगर 2 ट्रेन है डायरेक्शन में है, अगर एक आदमी को क्रॉस करते हैं तो 27 पहली ट्रेन को लग रही है, फिर उसको 15, दोनों आपस में करे तो 18। रिलेटिव स्पीड की बात कर रहे हैं। सर करना क्या है, इसका आंसर समझाता हूं आपको करना क्या है। देखिए मैंने ना बड़ा करके सोल्व करके रखा कि आपको ढंग से समझा पाऊं, और देखिए आपको पकड़ में आता है कि नहीं। ये ट्रेन 1 है, इसकी लेंथ जो है ना वो भैया मैंने x मानी है, इसकी y मानी है, इसकी स्पीड है वो u मानी है, मीटर पर सेकंड है, चिंता मत करिए, ये भी मीटर पर, इसकी v मानी है। अपोजिट डायरेक्शन, ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है, कहते हैं अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे की तरफ आ रही है। अब कह रहा है कि अगर एक आदमी खड़ा है प्लेटफॉर्म पे, तो भैया उसको क्रॉस करने में 27 सेकंड लगती है पहले वाले को। भाई टाइम होता है ना स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, तो डिस्टेंस है x, टाइम स्पीड है u, तो x अपॉन u 27 हो गया। लेंथ हमेशा ट्रेन की लेंथ होगी, डिस्टेंस हमेशा ट्रेन की लेंथ होगी। ट्रेन 2 के केस में भी ट्रेन की लेंथ को डिस्टेंस मानेंगे। ये 2 आ गया, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो x इक्वल टू 27u आया, y इक्वल टू 15v। अब रिलेटिव स्पीड क्या है, ये तो आ गया। रिलेटिव स्पीड होती है अगर ये एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो इनकी स्पीड ऐड हो जाएंगी x प्लस वाई,
और अगर ये सेम डायरेक्शन में चल रही होती तो माइनस होती, याद रखना, ठीक है, यानी कि स्पीड होती माइनस। तो इस केस में आपको प्लस होगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है ये। अब रिलेटिव स्पीड का फार्मूला है, स्पीड तो यही होती है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो होता है, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड में टाइम का। एक मिनट, इसको ठीक से अगर मैं लिखूं, आपको लिखने का मतलब है कि यहां पे टाइम आएगा, राइट, ये टाइम आ जाएगा, डिस्टेंस ये है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है जी। डिस्टेंस दोनों ट्रेन की लेंथ हो गई, ये लीजिए x प्लस वाई, और स्पीड भी ऐड हो जाएगी, यानी कि स्पीड होगी u प्लस वी। और ये टाइम 18 सेकंड दे रखा है, देखो ये दे रखा, करो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x प्लस वाई 18u 18v आ गया। x और y की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं, 15 और 15 27 और 15, इस 18 को मैं ट्रांसपोज कर देता हूं, 9 आ जाएगा, 15 को वहां ले गया 3u आ जाएगा। हमें तो रेशियो पूछा था u अपॉन v, तो इस v को मैं यहां लाऊंगा, 9 को ट्रांसपोज करूंगा तो मेरा 1:3 आया। अगर आपका भी आंसर 1:3 था, एग्जाम दिया तब, तो बिल्कुल ठीक है आपका। चलिए 31st क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है कि भाई एक्स और वाई इंटीजर है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इंटीजर पे। एक्स की कंडीशन दे रखी है -2 से बड़ा और एक्स से, देखा जाए तो यार एक्स तो देखो हो तो -1 ही तो एग्जिस्टेंस है इसकी। अच्छा अगर इसकी देखा जाए तो इसके केस में भैया ये 3 से बड़ा है ना, तो 4 5 6 3 पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं, एक्स प्लस वाई निकालना है। ये मेरा मानना है इजी है, आप मुझसे आंसर एक ही मैं इसमें बता देता हूं, क्योंकि पॉसिबल x की -1 है, तो ये x अगर मैं -1 ले लेता हूं और y की, क्योंकि सबसे पूछा है ना कि भाई ये लार्जेस्ट है, y की लार्जेस्ट 6 है, तो इसकी वैल्यू 6 ले लेता हूं, दोनों को ऐड करने पर 5 आंसर है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। वेल अच्छा क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि भी ऑल द नंबर इन द सीरीज है, इनके बारे में बताइए। आपने एक पैटर्न देखा, 1 2 3, फिर उल्टा हो गया, 3 के बाद फिर 1 2 3 4 और 4 के बाद 3 2 1, 1 2 3 4 5। ये पैटर्न अगर आप देखो ना, तो आपको क्लास 8th की बुक एनसीईआरटी बुक में ही ये पैटर्न है, आपको 9 10 11 12 जाने की जरूरत ही नहीं है। सर क्या होगा यहाँ पे, तो पहली चीज तो इवन नंबर तो होगी नहीं, इवन नंबर में तो लास्ट में 0 4 2 4 6 8 है ना, ये 3 प्राइम नंबर वाला और ये वाला है। लेकिन मैं पैटर्न क्यों कह रहा हूं बार बार, मुझे ना 11 का स्क्वायर याद है, 11 का स्क्वायर था 1 2, यानी कि 1 2 और फिर लास्ट में चला गया था। फिर मैंने अक्सर पैटर्न पे कहता हूं कि 111 को स्क्वायर करके देखोगे ना, तो ये आता है 1 2 3 और फिर 2 1। ये अगर आपको याद है तो ये पैटर्न मिलने के बाद आंसर देखिए हमारा क्या होगा। पहला नंबर जो है वो 111 का स्क्वायर है, दूसरा नंबर 1111 का स्क्वायर है। अगर ये आपको ध्यान है तो आप परफेक्ट स्क्वायर वाले ऑप्शन को बिल्कुल आंसर बता दोगे बिना टाइम वेस्ट किए। प्राइम नंबर तो होगा ही नहीं, और परफेक्ट नंबर है ना वो अलग चीज है। परफेक्ट नंबर बताऊंगा 628 वो होते हैं, क्या होते हैं, जिनके फैक्टर का सम उसके बराबर होना चाहिए। फिलहाल मुझे यहां पे बताना है कि ये आपको पैटर्न याद होना चाहिए। डन। चलिए आई थिंक सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं ये कहूंगा इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन देखिए भैया, कहता भाई इन दोनों का एरिया निकालना है। एरिया ये यानी कि ये वाला फिगर और ये वाला, और एरिया क्या निकालना है ये बताना है, इनका रेशियो क्या है। कि ये रेशियो अगर आपको समझ में आ जाए तो बात बन जाएगी। चलिए समझाता हूं। अगर आपका आंसर 1 1 है तो बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चनर आता है सर कैसे, मैं बताता हूं। मैं आपको एक काम करते हैं, मैं इसको पहले वो कर लेता हूं लेबलिंग। लेबलिंग क्यों कर रहे हैं सर, लेबलिंग करने से एक ही फायदा हो जाएगा समझाने में, कि आपको ये दोनों क्या करा है मैंने, इसको यहां तक ए माना है, यहां तक बी माना है, राइट, यहां से लेके यहां तक बी माना है, फिर ये सी माना है, ये डी माना है। पहले मैं करने क्या वाला हूं, मैं आपसे पूछूंगा पीएम निकालो। ये पीएम जो है ना, अगर ये भी सी है, क्योंकि ये भी सी है, तो ये जो पीएम है इसको मैं लिख सकता हूं क्या, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर।
और ये जो QM है इसको मैं लिख सकता हूं कि ये B है ना, तो B स्क्वायर प्लस में D स्क्वायर। सर आप क्या करने वाले हो भाई, मैं क्या करने वाला हूं आपको समझाता हूं। मैंने ना, आपने ध्यान दिया और दो चीजें लिखी हैं यहाँ पे, क्या, एक PM की वैल्यू रखी है भाई, ये ऐसा ही तो है पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो, और एक लगाइए QM की। अब आप एग्री कर रहोगे भी PQ ये जो है ना, इसमें भी तो पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। तो ये जो PQ है ना, इस PQ को मैं बराबर ऐसे, आई होप अगर आप एग्री कर रहे हो, तो PQ की जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूं, PM प्लस में MQ, PM प्लस में MQ पे लिख सकते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूं, PQ का निकालूंगा बड़े वाली ट्रायंगल से, पाइथागोरस से, और PM और MQ को निकालूंगा और ऐड कर दूंगा। तो आप तो बोलोगे सर कैसे, तो मुझे तो PQ स्केयर चाहिए ना, तो PQ स्केयर है तो ये PQ स्केयर को होल दोनों तरफ स्केयरिंग करके लिख दिया। अगले स्टेप में मैं PQ की वैल्यू लिख रहा हूं, क्या कैसे लिख रहा हूं समझाता हूं। PQ हो जाएगा A प्लस बी यानी कि इसका स्केयर, और बेस C प्लस D यानी कि इसका स्केयर। ये तो होता है परपेंडिकुलर, अगर आप भूल गए तो आपको याद दिला देता हूं, परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, यही तो होता है पाइथागोरस। फिर जो PM है वो तो मैंने निकाली है, ये PM की वैल्यू रख दी ये यहां से, यानी कि PM A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर है ना, तो ये एक्चुअल में इसको ओपन करोगे ना तो ये बन जाएगा PM स्क्वायर प्लस में QM स्क्वायर प्लस में 2PM और QM, ऐसा बनेगा ना आइडेंटिटी से। PM स्क्वायर की जगह पे ये लिख दिया, स्क्वायर रूट हट गया, QM स्क्वायर की जगह पे ये लिख दिया, और ये जो 2AB है ना इसकी जगह पे ये रख दिया। सर करने क्या वाले हो आप, जब मैं इसको सोल्व करूंगा ना दोनों तरफ, तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज मिल जाएगी। क्या है देखो मैं आपको बताता हूं। इसमें आपने देखा दोनों तरफ आइडेंटिटी ओपन करने पे ये तो यानी कि कट ही हो गया, ए स्क्वायर यहां से ए स्क्वायर से कट हुआ, बी स्क्वायर से, ये 2AB और 2CD है ना ये बचे हैं, और यहां से मैं 2 अगर कट कर देता हूं तो देखिए ये इस तरह का बनेगा, ठीक है। लेकिन ये रूट बच गया, इसका क्या करें, इस रूट को हटाने का मतलब है भाई स्केयरिंग बोथ साइड कर दो। स्केयरिंग बोथ साइड करूंगा तो रूट हट जाएगा, ये जब रूट हटेगा ना तो जो मेरा आंसर आएगा वो आप फर्दर कट हो रहा है, और ये देखिए मैंने कट कर दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर किया तो यहां से तो ये बचा, और राइट हैंड साइड में ये दो, ये तो एक आइडेंटिटी बन रही है। इस 2ABCD को मैं वहां ले जाता हूं, 0 हो जाएगा, और ये पूरी आइडेंटिटी बनती है AD माइनस BC का होल स्क्वायर, यानी कि AD और BC बराबर है। सर है क्या वो तो बताओ, करने क्या वाला हूं। ये वाला आपको दिख रहा है जिसके ऊपर मैं अभी ग्रीनिंग से कर रहा हूं, इसका एरिया AD हो जाएगा, इसका एरिया BC हो जाएगा। तो मैंने AD और BC का एरिया यहां बराबर कर दिया, बराबर कर दिया तो इनका रेशियो जो है वो 1:1 आएगा। एक्चुअल में मुझे AD और BC का ही तो रेशियो निकालना था, ये दोनों शेडिड एरिया है ना, इन शेडिड एरिया का ही तो निकालना था रेशियो। बात बनी। चलिए 34 क्वेश्चन चलते हैं। वेल ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, ठीक है जी, वाज लेफ्ट विद द लेगेसी। नॉन डेसिमल बताऊं क्या होते हैं, डेसिमल और नॉन डेसिमल थोड़ा सा समझाऊं आपको। नॉन डेसिमल का मतलब है कि जिसमें किसी के 100 पार्ट्स नहीं होते, नॉन डेसिमल का एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं 1 आवर जो है ना वो नॉन डेसिमल है, उसमें 60 मिनट होते हैं। अगर आप देखो 1 आवर में 100 मिनट थोड़ी होते हैं, तो कभी भी टाइम को डेसिमल में नहीं करते। फिर क्या कह रहा है, कहता है उससे पहले है ना, इंडिपेंडेंस से पहले भैया रुपीज को भी ये थे 16 आना पैसे। अब 57 में डेसिमल बनाया, तो कह रहा है ये बताओ डेसिमल करेंसी के ना होता क्या। एक्चुअल में डेसिमल करेंसी होता था इस 100 सब यूनिट में डिवाइड करना। सर कैसे आप समझाओ ना, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, उसको डेसिमल कहते हैं। देखिए 35 क्वेश्चन करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहता है भाई एक बॉयज के पास 300 से कम स्टेम है, ठीक है। व्हेन वी डिवाइड बाय 2 लीव रिमाइंडर 1, व्हेन डिवाइड बाय 3, ये ऐसा एनसीईआरटी का एक एग्जांपल भी है। कहता है ये बताओ कि नंबर ऑफ स्टेम इन कलेक्शन जो है वो कितनी है। एक लाइन पढ़ी आपने, कहता है कि भैया व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 रिमाइंडर 1 बचता है, मतलब 2 से तो डिवाइड हो ही नहीं रहा ना,
तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये तो 2 से डिविजिबल है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, इसमें 2 सेकंड में आंसर मिल जाता है। आंसर ये हो जाएगा। सर आपने कैसे निकाला? इसने साफ लिखा है व्हेन नंबर इज डिवाइड बाय 2 लीव्स रिमाइंडर 1, मतलब 2 से डिविजिबल ही नहीं है। ये तीनों तो 2 से डिविजिबल थे। डन। और भी लंबा मेथड है, लेकिन एमसीक्यू अगर है तो आप शॉर्टकट मेथड को प्रेफर करो, टाइम बचा के नेक्स्ट क्वेश्चन में आप इन्वेस्ट करो उस टाइम को। 36 क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। भास्कराचार्य फेमस मैथमेटिशियन रहे हैं इंडिया में बहुत। उन्होंने बुक लिखी थी उनकी डॉटर के नाम पे, लीलावती। राइट भैया। कहता है कि भैया पजल है, फॉलोइंग प्रॉब्लम। कहता है एक पर्सन है, ये लीजिए पर्सन 1 है और ये भैया 2 है, मैंने फोटो ही बना दी। इसके पास 300 रुपीज है, 300 रुपीज है, ठीक है। और 6 हॉर्सेज लिखा हुआ है, तो भैया 6 हॉर्सेज लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद कहता है अदर पर्सन और 10 और इसके पास भैया 10 हॉर्सेज हैं, ठीक है जी। और कहता है कि लेकिन ये लाइन को देखो, डेप्ट उधार है भैया उसके पास, यानी कि पैसे हैं। तो यहां पे मैंने 300 प्लस करे थे ना, तो यहां पे मुझे 100 के करने पड़ेंगे माइनस, क्योंकि डेप्ट है यानी कि उधार है उस पे। फिर आगे कहता है भाई दोनों की वेल्थ बराबर है, वेल्थ बराबर है तो लीजिए इक्वल टू का साइन मेंटेन कर देते हैं। हमसे कह रहा है कॉस्ट निकालो हॉर्स की। हॉर्स की कॉस्ट को मैं अगर एक्स मान लेता हूं, लेट कॉस्ट ऑफ हॉर्स की जो कॉस्ट है ना उसको मैंने मान लीजिए एक्स, तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। 300 प्लस में 6x बराबर है 10x माइनस में 100। ये मैं जो है यहां ले आता हूं, यानी कि 10x माइनस में 6x हो जाएगा और ये 300 वहां जाएगा, तो ये मेरा बन जाएगा 300 पे, यानी कि प्लस में इधर ले आते हैं 100 को, ये 400 बन गया। 4x अगर 400 के बराबर है, x आएगा 100। अगर आपका आंसर 100 आता है बिल्कुल करेक्ट है। 36 क्वेश्चन का ये आंसर होगा। जनरली बच्चे ना इस डेप्ट को नहीं ठीक से पढ़ते हैं, वो 50 आंसर लिख देते हैं जो कि गलत है, याद रखना। डन। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 37 वाला, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये कहता है वोटर इमेज निकालो। वोटर इमेज बताऊं क्या होती है? देखो अगर कोई कहे ना एक ही वोटर इमेज बताओ तो वोटर हॉरिजेंटल होता है, ये वोटर इमेज है। लेकिन कोई कहना है ना मिरर इमेज बताओ, तो मिरर इमेज इसको कहते हैं। पकड़ में आया? तो इसकी वोटर इमेज निकालेंगे तो नीचे डंडा लगा लो। नीचे डंडा लगाओगे तो ये भैया सीधी सी बात है, ये राउंड स्फेरिकल है ना, ये इधर मिल रहे हैं, तो मुझे इसका आंसर जो है वो डी मिला। क्लियर हुई बात? चलिए डी आंसर आ गया। 38 देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं ठीक से। कहता भाई इट इज 8 AM, एक आदमी है, ये लीजिए पर्सन खड़ा है और 8 AM जो है ना वो टाइम हो रखा है उसकी घड़ी में। when can हेमंत गेट नेक्स्ट बस फॉर रामनगर फ्रॉम धौलपुर, ठीक है। बसेस फॉर रामनगर लीव 30 मिनट का गैप है, ठीक है। 15 मिनट्स अगो, देखिए इस लाइन को पढ़ो, ये 15 मिनट अगो है ना, एक बस गई थी, तो 8 बजे हैं अभी, यानी कि जो बस निकली थी ना वो एक्चुअल में 7:45 पे निकली थी। अब ये कहता है टू आंसर दिस क्वेश्चन डेटा इन स्टेटमेंट 1 अनसफिशिएंट टू आंसर। नहीं भैया 1 तो सफिशिएंट नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा डी, डेटा इन बोथ द स्टेटमेंट आर टुगेदर नीडेड। देखिए हमें ये भी पता करना है कि कितने मिनट पहले बस गई थी, और ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज द इंटरवल, कितने मिनट के बाद जाते हैं। तो अगली जो बस है ना वो 8:15 पे निकलेगी। ये डिसाइड करने के लिए मुझे दोनों स्टेटमेंट की होना जरूरी है। डी इज द आंसर। 39 देख लेते हैं। कहता भाई पाई चार्ट है, बिल्कुल टू स्पेंड फैमिली वेरियस आइटम स्टडी द ग्राफ है। इफ द अमाउंट स्पेंड ऑन फूड, फूड पे जो स्पेंडिंग है ना, फूड कहां पे है, ये रहा फूड 23%। इस फूड की स्पेंडिंग दे रखी है 1,10,5800, ठीक है जी, ये फूड पे स्पेंडिंग है। कहता है कि ये बताओ एजुकेशन पे कितनी है। हमसे पूछा है एजुकेशन पे कितनी होगी। मैंने परसेंटेज में देखी, एजुकेशन की परसेंटेज है ना वो अब टाइम कम है तो 12% है, और इसकी परसेंटेज है 23 है। देखिए 23 और 12, ये आपको नहीं लगता कि ऑलमोस्ट हाफ है? अगर ऑलमोस्ट हाफ है
तो आप बताइए 1 लाख है ना, और 1 लाख से ऊपर ही है, तो ये 50,000 से थोड़ा सा ऊपर होगा। तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो अगर आप शॉर्टकट में आंसर जानना चाहो ना, तो आंसर है सी। ये शॉर्टकट है। सर कैसे निकाला भैया? 12% इसके बराबर है, 23% इज, मतलब आप देखो 23 ऑलमोस्ट हाफ है। शॉर्टकट तो मैंने बता दिया, अगर टाइम कम है। अगर लॉन्ग मेथड है ना, तो देख लीजिए कैसे करना है। मैंने 23% ऑफ टोटल निकाला, दे ही रखा है ये तो टोटल निकाल लिया, टोटल बराबर हो गया इसके, ये 23/100 है ना, वहां जाके 100/23। अब एजुकेशन का 12% है ना, तो 12% ऑफ टोटल निकाला, दिस कम्स टू 55,200। यही तो आंसर था। ये मैंने ट्रिक से बताया था, टाइम कम हो तो। चलिए भैया, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये अगेन आपकी नॉलेज चेक कर रहा है। कहते भाई आर्यभट्ट का फेमस वर्क था ना, आर्यभट्ट वाज 3 सेक्शन, ये बहुत कम बच्चे जान पाते हैं, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। यानी कि ये अगर आप बुक देखोगे तो आर्यभट्ट ने ये 3 टॉपिक पे जिस पे काम करा था। डन। चलिए, विद दिस आवर वीडियो इज ओवर। थैंक यू वेरी मच।